चलिए हम लोग देखते हैं आज चैप्टर नया को चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इस चीज को देखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे नो। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी नाम क्या है नो? विद्युत। क्या है? विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी का नाम क्या होता है हिंदी नाम? विद्युत। ठीक, विद्युत के बारे में समझेंगे नो। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सारे चीजों को देखें, काम करेंगे हम लोग। ठीक, विद्युत का अंग्रेजी नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है नो, इलेक्ट्रॉन से एक ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन, ये सी है नो। ठीक, परमाणु वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको पढ़ेंगे ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये क्या है नो? एक ग्रीक शब्द है। ये क्या है? ग्रीक शब्द है। ठीक, और कोई सभी का ध्यान यहाँ रखिए। ठीक, ये कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है नो। और इसी से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक, इलेक्ट्रॉन से एक ही शब्द का उत्पत्ति हुई है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है नो, यहाँ परमाणु वाला ये नहीं नो, अंबर होता है। कोई बुक लिखता है अंबर नो, कोई लिखता है अंबर। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? अंबर। इसका अर्थ क्या होता है? अंबर। इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? अंबर नो। ठीक, और ये अंबर क्या है? एक कुचालक है। ये क्या है? ये कुचालक पदार्थ है। ये क्या है? एक कुचालक पदार्थ। आप लोग जानते होंगे कुचालक पदार्थ क्या होते हैं ना? अच्छा, जिसमें विद्युत और उष्मा का चालन नहीं होता वो क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ। ठीक, ये जानते हैं ये सारे। तो ये कुचालक पदार्थ है। क्या ये? कुचालक पदार्थ। तो आप लोग ये बात रखिएगा नो कि इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो एक ग्रीक शब्द से हुआ। वह ग्रीक शब्द का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंबर। और अंबर क्या है? एक कुचालक पदार्थ है। एक क्या है नो? कुचालक पदार्थ है। अब देखिए ना, यहाँ पर विद्युत के बारे में समझ रहे हैं हम लोग। क्या किसके बारे में? विद्युत के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है कौन शब्द से है? उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से। और 600 ईसा पूर्व में, कितने सौ? 600 ईसा पूर्व में। ठीक, एक यूनानी दार्शनिक था थेल्स। कौन थे? यूनानी दार्शनिक था ये थेल्स। सर्वप्रथम विद्युत का खोज जो है किसने किया था? तो यही थेल्स ने। किसने खोज किया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक दार्शनिक ने। ये कहाँ के दार्शनिक थे? यूनान के। कहाँ के थे? यूनान के। यानी किसी विद्युत के बारे में सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? थेल्स ने। ठीक, इन्होंने बताया था नो कि जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं, यानी अंबर को रगड़ा जाता है। किसको? अंबर को लगा जाता है बिल्ली के खाल से। किसे लगा जाता है? बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है। तो इस पर जो है नो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? गुण उत्पन्न हो जाता है। ये बात सर्वप्रथम किसने बताया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? थेल्स ने। ठीक, और आगे सुनिए नो, ये सिर्फ और सिर्फ बताते क्या कि किसी वस्तु को जब रगड़ते हैं तो आपस में, यानी नो इसका प्रयोग आवेश उत्पन्न करने की विधि को समझ रहे हैं। मतलब विद्युत उत्पन्न करने की विधि को किसने बताया था? विद्युत उत्पन्न करने की विधि को किसने बताया था? थेल्स ने। ठीक, और ये कैसे बतलाया था कि दो वस्तुओं को जब आपस में घर्षण करते हैं तो ये होता है। ठीक, तो ये विद्युत को विशेष रूप से समझना है नो, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या? विद्युत आवेश। किसको समझना पड़ेगा? आवेश के बारे में। ठीक, तो अभी इतना रखिए नो कि विद्युत के बारे में प्रयोग करके किसने बताया था नो? विद्युत को सर्वप्रथम किसने देखा था? थेल्स नामक जो दार्शनिक था नो। कहाँ के दार्शनिक थे ये? यूनान के। ये सारे लाइन बाय लाइन इस बुक में लिखा हुआ है नो, जो बोल रहे हैं आप लोग को। ठीक, और आपको पीडीएफ भी कुछ जो हम लिखने का भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक, आप लोग को नोट इस तरह से भेज देंगे लिख करके, लिखा हुआ आप लोग के। और जितने भी चीजें नो घर पर उतार करके आइएगा नोट करके। ठीक, और इसे बार बार पढ़ना, इसे पढ़ करके ये सब तो समझा ही रहना। आपको क्या पढ़ना है? बुक जाकर के पढ़ना है। बुक को क्या करना है? पढ़ना है नो। तो इतना बड़ा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है नो, किस शब्द से उत्पत्ति हुई? शब्द गति। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द, लैटिन शब्द। तो किस शब्द से हुआ? तो ग्रीक शब्द। ये बता देगा। और वह ग्रीक शब्द कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन। परमाणु वाला इलेक्ट्रॉन नहीं नो। ठीक, ये परमाणु के मौलिक कण ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस इलेक्ट्रॉन का? यानी ELECTRON इलेक्ट्रॉन। और इसका शाब्दिक क्या अर्थ क्या होता है? अंबर। क्या होता है इसका? अंबर या एम्बर होता है। ठीक, क्या बोलेंगे? अंबर। ठीक, और अंबर क्या है? एक कुचालक पदार्थ है। और इसी पर थेल्स ने क्या किया था नो? बिल्ली के खाल से लगा था, तो इस पर विद्युत उत्पन्न हो गया था। क्या हो गया था? उत्पन्न, विद्युत उत्पन्न हो गया था। तो विद्युत का पता लगाने वाला कौन दार्शनिक था? सबसे पहले किसने लगाया? थेल्स ने। ठीक,
और सुनिए आगे, और ये कब पता लगा है? 600 ईसा पूर्व में। और सुनिए ना, विद्युत को बढ़िया से समझना है तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? आवेश के बारे में। क्या पढ़ना पड़ेगा? आवेश के बारे में। ठीक, तो सुनिए अब आगे यहाँ पर कैमरा से नहीं बाहर होता है ना जो लिखते हैं, कैमरा से बाहर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग को मार देंगे। कल जिस बच्चे का छूट जाता है उस चीज को क्या करेगा ना, वो लोग देख भी सकते हैं। ठीक, और भैया को भी बोलेंगे ना कि मोबाइल लगा करके ही पढ़ाइए जितनी भी चीजें हैं। ठीक, प्रत्येक क्लास को रिकॉर्ड करके डाला जाएगा ना, इससे क्या होगा, बच्चे सीखेंगे कुछ भी, और आप लोग को सही से हम पढ़ाते कि नहीं, आपके गार्जियन भी देखेंगे तो कहेंगे नहीं कि पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं नहीं? तो ये सारी चीजें ना, अब वास्तविकता यही है ना जो बोल रहे हैं आप लोग को। ठीक, कोई आपको गलत बोल रहा है तो बुरा नहीं मानिए, चाहे हम ही क्यों ना बोले। ठीक, लिखिए अब आगे सुनिए ना, आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश के बारे में जानना है। आवेश का इंग्लिश का नाम क्या है? चार्ज। आवेश का अंग्रेजी नाम क्या है? चार्ज। इस चीज के बारे में जानेंगे नहीं। एक ये आवेश क्या होती है, आवेश क्या होते हैं? शांति सुनिए, जब दो वस्तु, आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश क्या होते हैं? किसी वस्तु का गुण होते हैं, और उस गुण के कारण किसी वस्तु को आकर्षित या ये प्रतिकर्षित करते हैं। आकर्षित या क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, यानी जब दो वस्तुओं का आपस में घर्षण किया जाता है तो उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और इसी गुण को ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश के बारे में दो पार्ट में बांट कर बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ठीक, आवेश उत्पन्न करने की विधि बतलाया किसने? थेल्स ने। ठीक, किसने बतलाया? थेल्स ने। लेकिन आवेश में धन आवेश होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, इस बात की जानकारी किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक, ये बात जान चुके हैं। तो आवेश जो होती है होता है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चेंज लिखा गया चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एवं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या कहते हैं? धन आवेश। क्या होता है? ये धन आवेश। और ये क्या होते हैं? ऋण आवेश। धन आवेश होती है और ऋण आवेश होते हैं। इस बात की जानकारी किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया इस बात की जानकारी। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश में आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश की जानकारी किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या इतना तक समझ चुके हैं? ठीक, तो एक बार फिर बोल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंबर। इलेक्ट्रॉन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंबर। ठीक, और 600 ईसा पूर्व में विद्युत का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? थेल्स ने। किसने लगाया था सर्वप्रथम पता? और यही प्रयोग भी बताया था कि जब दो पदार्थ को आपस में घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस पर क्या विद्युत उत्पन्न हो जाता है। विद्युत उत्पन्न करने की विधि किसने बतलाया था? तो थेल्स ने बोलेंगे ना। किसने बतलाया था? थेल्स ने। विद्युत उत्पन्न करने की विधि पूछे, चाहे आवेश को उत्पन्न करने की विधि किसे कहते हैं? उत्पन्न करने की विधि किसने बतलाया था? थेल्स ने। ठीक, लेकिन इस बात की जानकारी किसने दिया कि आवेश जो उत्पन्न होते हैं दो धन आवेश और ऋण आवेश, दो वस्तु को रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश उत्पन्न होते हैं, और दोनों पर आवेश उत्पन्न होते हैं, एक पर आवेश होते हैं उत्पन्न धन आवेश और दूसरे पर उत्पन्न होते हैं ऋण आवेश। इस जानकारी किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या इतना तक समझ चुके हैं? आगे बढ़ते हैं। और देखिए ना, आप लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटिएगा। इतना तक इलेक्ट्रिसिटी शब्द रहने देते हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए क्या सोच रहे हैं। हाँ देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं, दीदी सुनिए, अब ये आवेश जो होते हैं, आवेश सुन रहे हैं? आवेश यानी चार्ज। चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ? मैंने बोलिए तब। दो वस्तु को रगड़ दिए तो उन दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो गया। उत्पन्न हुआ तो कैसे उत्पन्न हुआ है? ठीक, इस बात के बारे में सुनिए। ठीक, तो दो वस्तु को आपस में रगड़े तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, आप लोग जानते होंगे जितने भी निर्जीव पदार्थ थे
सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या ये सब पढ़े होंगे आप लोग? केमिस्ट्री में बताया गया है, और नहीं बताया गया ना तो यहां पर भी बोला जा रहा है, लेकिन उतने बात नहीं बताएंगे हम, उतने बात उस सभी बात को कहां पढ़ेंगे फिर केमिस्ट्री में। लेकिन जो चीजें इस इलेक्ट्रिसिटी यानी आवेश को समझने के लिए जो चीजें बताना पड़ेगा उस चीज को जरूर बताएंगे यहाँ पर, ठीक। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण या पुनरावृत्ति के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण या पुनरावृत्ति के कारण, क्या लिखा था जी, पुनर्स्थानांतरण के कारण होते हैं। पुनर्स्थानांतरण के कारण यानी जब दो वस्तु को आपस में दगड़ते हैं नहीं तो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, और उस छोटे छोटे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु के 3 फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल मौलिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी मौलिक कण होते हैं। और ये 3 मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसका स्थानांतरण होता है? तो केवल इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में पाए जाते हैं, और ये सब पढ़े होंगे। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं तो उसमें से जो है ना दोनों पदार्थों के जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसमें से केवल और केवल किसका स्थानांतरण होता है? न्यूट्रॉन का होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो उसमें जानते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से ही, ठीक, एगो पर पॉजिटिव चार्ज, एगो पर नेगेटिव चार्ज, एगो पर पॉजिटिव चार्ज, एगो पर क्या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। तो ये जान चुके हैं क्या आवेश को उत्पन्न के कारण कौन हो सकते हैं? कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। कौन होते हैं? तीनों इलेक्ट्रॉन। यानी आवेश को उत्पत्ति का कारण कौन बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से ही क्या होता है? आवेश का उत्पन्न होता है। अब सुनिए, यहाँ पर ध्यान दिए होंगे आप लोग कि कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, ठीक, तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। परमाणु में प्रोटॉन और 3 मौलिक कण है। परमाणु में कितने मौलिक कण है? 3 मौलिक कण। अब 3 मौलिक कण में 2 मौलिक कण समान होते हैं। कौन कौन ये 2 समान होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी जैसे सोडियम एक परमाणु है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। और कितने प्रोटॉन होंगे? 11। इसीलिए इसका परमाणु संख्या कितनी है? 11। जैसे न पढ़े द्रव्यमान संख्या से कितने हैं? 22। पढ़ेंगे क्या समझे आप लोग? ये परमाणु संख्या से 30 तक याद किए ना, द्रव्यमान संख्या भी याद किए होंगे, ठीक। तो इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें जो है मान लिया जाए सोडियम को एक पदार्थ है और उस पर आवेश उत्पन्न करना है, ठीक। तो इससे क्या करेंगे? रगड़ेंगे आपस में। रगड़ने के बाद क्या होगा ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और निकालते कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं? बाहर होते हैं। बाहर होते हैं। तब शांति सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन निकला है, बाहर निकल रहा है, निकल करके किसी दूसरे पर जा रहा है, ठीक, तो जिससे निकला है उस पर जो होते हैं क्या? पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है। उस पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अगर जो निकला यानी त्याग हुआ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? त्याग। तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? हाँ, पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया नहीं, जो प्राप्त किया इलेक्ट्रॉन उस पर कौन सा चार्ज हो जाता है? निगेटिव चार्ज। और ये इसलिए होता है कि अगर जो सोडियम से बताते हैं ये सोडियम परमाणु है और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, सॉरी प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर जो नेगेटिव संख्या निकल जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो घटाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा कि नहीं? पॉजिटिव बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए इस पर चार्ज कौन सा उत्पन्न हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और किस मान जाइए क्लोरीन है, ये क्या है? क्लोरीन से आप लोग जानते होंगे परमाणु संख्या 17 होता है, ठीक। इसमें कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन है। और कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 17। और ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। और इस पर मान लीजिए आ गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया 18 हो गया इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। अब ये घटाएंगे पॉजिटिव में बचेगा कि नहीं? तो इस पर कौन सा चार्ज होगा उत्पन्न? पॉजिटिव चार्ज। और इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि 18 में से 17 घटेगा तो माइनस वाला बचेगा नहीं, ठीक। तो ये आवेश की उत्पत्ति जो है किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि किसी में जा रहा है।
अगर जिसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है उस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है आप लोग जानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इसमें बढ़ रहा है त्यागने वाला पर, तो इस प्लस वाला इसका माना जाएगा। और इस पर क्या होगा, नेगेटिव ग्रहण करने वाला क्या हो गया, नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं आप, इतना सुनिए। ये बात किसने बतला रहा है इन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यानी आवेश जो होते हैं पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, कौन बतला रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक। अब आगे सुनिए। और किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक। और ये सभी क्या होते हैं, स्थान आप लोग को बोल चुके हैं। और आप लोग को चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा ना, परमाणु अणु आयन, एक चैप्टर है स्पेशली 9th में, परमाणु अणु और आयन, परमाणु अणु और आयन। यदि आप लोग को देखिए ना, कोई बच्चे आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बड़ी काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग 9वें 10वें में पढ़ रहे हैं, ठीक। और उसी को पढ़ करके आप एग्जाम में बैठिएगा और याद करके रखिएगा तो आपका रिजल्ट होगा, और नहीं पढ़िएगा याद नहीं रखिएगा तो रिजल्ट ना होगा, ठीक। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और सुनिए यहां पर, तो ये आवेश शब्द सुनिए, ये जो चार्ज उत्पन्न हुए आप सुनाते हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा ने तो उसमें लिखा रहेगा एक रहता कांच, कांच क्या है, कांच, कांच को कांच की छड़ को अगर जो रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम की कपड़े से रगड़ते हैं तो इस कांच पर जो है पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, और ये रेशम पर जो होते हैं नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और आप लोग ध्यान रखिए, आवेश जो उत्पन्न होंगे दोनों आवेश एक साथ उत्पन्न होंगे, दोनों आवेश क्या होते हैं, एक साथ आवेश उत्पन्न होते हैं। एक अकेला आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है दोनों, एक अकेला आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जब ये आवेश उत्पन्न होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, साथ साथ उत्पन्न होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। फिर देखिए नो एबोनाइट के छड़ को, किसको नहीं, डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पढ़िएगा नो, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से या ऊनी कपड़े से, बिल्ली के खाल से या ऊनी कपड़े से, ठीक, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो इस पर जो है नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, और ऊनी के कपड़े पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और उतना ही शांति सुनिए, उतना ही आवेश उत्पन्न होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। आवेश जब दोनों आवेश की उत्पत्ति जब होगा तो परिणाम में दोनों क्या होंगे, समान उत्पन्न होंगे, ठीक। लेकिन चिन्ह में क्या होंगे, विपरीत। प्रकृति में आवेश की प्रकृति देखा जाए आवेश की प्रकृति में प्रकार, यानी अगर जो 10 पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ है तो 10 यहां पर क्या उत्पन्न होंगे, नेगेटिव आवेश उत्पन्न होंगे। और 10 को शांति सुनिए, जो अति योग कीजिएगा तो उसका आवेश देखा जाएगा, क्या हो जाएगा, सुन। और इसे भी अगर जो कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, सुन। क्यों नो, क्योंकि दोनों समान मात्रा में ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक। और जिसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत भी कहते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ये क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, ठीक। तो आवेश शांति सुनिए, तो ये आवेश जो हो रहे हैं, देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ दिया गया था एक बार लो, कि जब एबोनाइट के छड़ को जब एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, नेगेटिव आवेश, ठीक। और ये पूछ दिया जाएगा जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इस पर कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये धूप अगर जो रहेगा एग्जाम में पूछेगा कि दुइयो तो आप बता दीजिएगा ना, लेकिन कहेगा ना ये कांच को अब रगड़ेंगे रोआ से, कांच को किससे रगड़ेंगे, रोआ से रगड़ेंगे, तो इस कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। कांच पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपको जानते क्या करना पड़ेगा इस चीज को लेकर के, कि किसी वस्तु को अगर जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, ठीक, तो किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। इस चीज को जानने के लिए जानते हैं, एगो चार्ट आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे दूगो रहेगा तो दूगो आराम से, लेकिन आज तक एग्जाम में देखें यही दुइयो पूछा है, सिर्फ और सिर्फ पंछी कांच को रगड़े रेशम से तो कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, एबोनाइट के छड़ को यूनी कपड़े से या बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, नेगेटिव चार्ज। और कांच के छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, रेशम से रगड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्या इतना समझ चुके हैं।
आप बताते हैं आप लोग को कि ये दो गो ना पूछेगा, कुछ और से रगड़ दिया इसको, तो देख लेते हैं पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया ना, कुछ और से रगड़ दिया तो क्या हो गया ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव। ठीक, तो इस बुक को आप पलटिएगा, घर में जाइएगा नो, सीरियल बाय से दे दिया गया है पदार्थों के बारे में, कहने गया जी हमको मोर मार के रखना चाहिए। आजा, इतना चीजें सुन लिए नहीं, समझ लिए, सुन लेना समझ लेना ही नहीं हो गया कि आपका सब कुछ याद हो गया है। इसे क्या करना पड़ेगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा जा करके। आप बुक पढ़िएगा लाइन लाइन तो तुरंत मिलेगा। लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को बिल्ली के खास लगा, जैसे बोले सब कुछ शुरू से देखिए हम पूरा पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये काम किसका रहता है, पढ़ेबू करिए हम लोग रेडिंग दे के भी बताइए तोरार की, ताकि मजे रहो तोरार के कि नहीं। देखिए नो, जानवर के गड़ल घास खैला से पेट भर है, चश्मा रानी ने तोरा नो गड़ल घास दूसरा के खैला से पेट नहीं भर सको, खुद मेहनत करनी तब ये तरह भोजन मिलते रहता पूरा जीवन भर। ठीक, तो इसलिए पूरा मेहनत करना सबको, मिटा दें करके खाते हैं नो, लेकिन अब पैसा कहां से आ रहा है, आपके पापा दे रहे हैं ने अभी ठीक है, पापा वाला पे संपत्ति अर्जित हो रहे तो बना करके खा रहे हैं, लेकिन पैसा के लिए क्या चाहिए ना, मेहनत आपका लगेगा। अभी है तो फिर पापा मम्मी रहिएगा तो किसे बनिएगा। चलिए आगे सुनिए ना, हे भगवान ये लड़का। आप देखिए मेरा गलती रहता है ना, बीच क्लास में कौन डिस्टर्ब करते हैं, आप ही लोग बुलवाते कि नहीं तो हम सोच के थोड़ा ना आते हैं कि हम क्लास में जाएंगे तो सिलेबस से आउट कुछ बोलेंगे, आप लोग बुलवा देते हैं। तो देखिए ना पहला जो है इसमें देखिए ना, ये चार्ट देखिएगा। ठीक, 1 से लेकर के 15 पदार्थ है, 1 से लेकर कितने तक 15 पदार्थ। जैसे एक में है रोआ, क्या है रोआ, फिर क्या है नो फेनानेल, फलानेल। ठीक, और तीसरा में नो चमड़ा, तीसरा में क्या है तीसरा चमड़ा। चौथा में है शांति सुनिए, चौथा में है मोम, चौथा में क्या है मोम। पांचवा में देखिए पढ़िएगा आप लोग कांच, पांचवा में क्या है कांच। और छठा में क्या है कागज, क्या है कागज। ठीक, छठा सातवां में है रेशम, आठवां में मानव शरीर। 9th नंबर में है लकड़ी, 10 में है धातु, 12 में है रेजिन, 12 में क्या है रेजिन। 13 में अंबर, और 14 में है गंधक, और 15 में है एवोनाइट। ये 15 पदार्थ सुनिए लो, इसमें देखिए अगर जो शांति सुनिए, इसे रुआ से जिन भी वस्तुओं पर रगड़ेंगे ना, रुआ से शांति सुनिए, रुआ से इस सब वस्तु पर रगड़ दीजिएगा तो सब पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा ना, सब पर किस पर चार्ज उत्पन्न हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और रोआ पर क्या उत्पन्न होगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन रोआ से सभी को रगड़ दीजिए, और चाहे रोआ को सभी से रगड़ दीजिए। ठीक, एक स्थान जो पहले है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, जो पहले उस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा पॉजिटिव। जैसे देखिए ना यहाँ कांच है, क्या 5 नंबर पर कांच है, और इसे रगड़ा गया किसे रेशम के कपड़ा से 7 नंबर वाला से, तो कांच पर उत्पन्न क्या हो गया पॉजिटिव, और ये बाद वाला पर क्या होगा नेगेटिव। और इसी को कांच को रोआ से रगड़ देंगे तो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, चाहे चमड़ा से रगड़ देंगे तो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। ये बात समझ रहे हैं। और ये पूरा चार्ट को इसमें लिखा हुआ बुक में लो, आराम से नोट कीजिएगा। ठीक, आदेश उत्पन्न कौन पर होगा। एवोनाइट पर नेगेटिव इसलिए कहा देता नो क्योंकि ये लास्ट में है, किसी भी चीज से रगड़िए हमेशा इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, कोई भी चीज से। इतना चीज है नहीं, इतना ऊपर में सब भालू इससे रगड़ेंगे, इससे सब पर रगड़ेंगे। आई नहीं ध्यान रखना है, एवोनाइट के क्षण को किसी चीज से भी रगड़ेंगे इधर से तो नेगेटिव चार्ज, इसको क्या नेगेटिव। ऐसे भी याद रखना, एवोनाइट वाला ज्यादा करके जब हम पूछो है बिहार पुलिस में पूछ लेता है, एक बार बैठे थे उस साल लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ था मेरा। ठीक, जिस साल हुआ था उस दिन ज्यादा पूछा था कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट
साउंड एंड वेव, ठीक, वर्क, पावर, एनर्जी, इंग्लिश समझते हैं कुछ जो बोल रहे हैं, कार्य ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये सबसे आया था ज्यादा क्वेश्चन करके। एगो जो बोले उन्होंने न्यूटन गति के फर्स्ट नियम से आया था। तो ये सारे चीजें बाकी सब आप लोग देखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भी आता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। अगर जो साइंस के 8 क्वेश्चन करेगा या 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो सभी ये जितने चैप्टर 5 गो से 7 गो आएगा, 5 गो 10 गो से कितना क्वेश्चन आएगा, 7 गो। हाँ, बाकी सब से 3 क्वेश्चन जो बचा नहीं, बाकी सब बेस से जितना पढ़े हैं चैप्टर है सब से, फिजिक्स वाला से, तो क्यों ना पहले इसी को पहले 7 गो जवाब देंगे। साइंस में ढेर सारा चैप्टर है, ठीक, क्वेश्चन हाँ कभी कभी 10 गो पूछता है, कभी ज्यादा भी पूछता है। आप बैठिएगा तब ना एग्जाम में बहुत सारे चीजें ऐसे ज्यादा भी रहता है। जैसे बीपीएससी में बैठिएगा तो उसमें 32 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन रहता है। उसमें जो पूरा देखिए गिन करके उसका क्वेश्चन देता है लाने के लिए, तो 30 से प्लस रहता है साइंस से, ठीक। लेकिन बिहार पुलिस के लिए जितने बोलेंगे एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा आता है क्षेत्रमिति। हर बार 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन कोई नहीं काटे वाला है। कितने क्वेश्चन, 2 अलजेब्रा से फिर आता है, अलजेब्रा हम देखे थे, ठीक। तो बहुत सारे चीज है जो बताएंगे। सबसे पहले यदि आप लोग ठानते हैं कि हम रिजल्ट बहुत जल्दी देंगे और आप मेहनत करते हैं, तो हम भी मेरा भी ध्यान है कि एग्जाम में बैठ करके देख चुके हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, वैसे चैप्टर को पहले बताएंगे और आज भी करवाएंगे, ठीक। तो ये चीजें सुन चुके हैं, तो ये भी जान चुके हैं आप लोगों कि इसमें अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ चुके होंगे। सिर्फ 2 को कांच और सनसनी एबोनाइट उड़ाने में रहेगा, अब सब के बारे में पता कर लेंगे, ठीक। अगर देखिए कांच को रगड़ते हैं रेशम से तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज, और इसी को रगड़ते हैं चमड़ा से तो कांच पर नेगेटिव चार्ज और चमड़ा पर पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो। ऐसे कांच को रुआ से रगड़ते हैं तो इस स्थिति में कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और रुआ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हैं। पहले वाला अगर जो राजा पहले वाला और बाद वाला से रगड़ेंगे तो पहले वाला पर पॉजिटिव और बाद वाला पर नेगेटिव, जैसे एबोनाइट के छड़ को कह दिया डायरेक्ट कि क्या क्रॉस रगड़ो, नेगेटिव रहेगा, क्या क्रॉस रगड़िए नेगेटिव, क्योंकि ये लास्ट में, ये क्या है लास्ट में, लेकिन कांच में बीच में है। कांच में क्या है, बीच में। तो कांच वाला को ध्यान रखना है कि ये जो कांच को रगड़ेंगे रेशम से तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज, और इसी कांच को रगड़ेंगे रोआ से तो कांच पर नेगेटिव चार्ज, कांच को किस पर, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज की उत्पत्ति जो है के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन भी आता है आवेश को उत्पन्न करने में कौन जिम्मेदार होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन दे देगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों। तो कौन सा रिलेट कीजिएगा, लिखना है इलेक्ट्रॉन। हमें लगता है कि इतना तक आप लोग सुन चुके हैं और समझ भी चुके हैं अच्छी तरह से। किसी को दिक्कत है वाला समझ नहीं होता है। हाँ, अब आगे बताया जाए, आगे बढ़े न इससे। और देखिए यदि आप लोग सुनते रहते तो मेरा कोशिश रहेगा कि साइंस मेरा 1 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है। 2016 से साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक। सोशल साइंस तो अभी पढ़े हैं, ठीक, लेकिन साइंस का जो है नहीं, हर वो चीज बोल देंगे और समझ में भी आएगा नहीं। और ये बात आप लोग याद रखिएगा, इस चीज को किताब पढ़िएगा। जो चीज देखिए हम पहला बार लेक्चर दिए थे, बात नहीं बोले थे कि कौन से जैसे किस कर्मबाह्य तरीके से नहीं सजाए थे, कौन किसको पदार्थों को, कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे। आप कॉपी में भी देखिएगा तो उस पर लिखा नहीं हुआ, ठीक। तो उसको क्या करेंगे, जगह इसीलिए छोड़ने के लिए कहते हैं साइड में, ताकि वहां पर हम इसको क्या करेंगे, इस चार्ट को भर देंगे, ठीक। अगर जो कभी क्वेश्चन कर दे कांच को रगड़ा गया रेशम से तो कांच पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हुआ, पॉजिटिव चार्ज। कह देगा कांच को रुआ से रगड़ा गया तो कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, कांच पर नेगेटिव। ऐसे करके पूछता है नहीं। अब शांति सुनिए, इतना तक सुन चुके हैं तो आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आवेश, शांति सुनिए ये आवेश उत्पन्न की राज आप लोग बढ़िया से जान चुके हैं। आवेश उत्पन्न की राज किसने बतलाया था, थेल्स ने। और आवेश धन आवेश होते हैं, ऋण आवेश किसने बतलाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये चार्ज जो होते हैं चार्ज को मापा जाता है। सभी चीज जो भी भौतिक राशि है उसे मापा जाता है।
मेजरमेंट किया जाता है। ठीक, बैकबोन ऑफ साइंस, मेजरमेंट को क्या कहा जाता है? नो, बैकबोन ऑफ साइंस, आप लोग पढ़ेंगे वहां पर। ठीक, तो ये चार्ज का जो है नो मात्रक, जो कि एसआई मात्रक पूछा जाए, आवेश का एसआई मात्रक जो होते हैं नो कूलम होती है। क्या होते हैं? कूलम, लिखा है रहा कूलम। ठीक है, ये हो गया कूलम, इंग्लिश नाम यह है ना कूलम, हिंदी में रहेगा, आप लोग तो पढ़िए लीजिएगा। अंग्रेजी जो पढ़ पा रहे हैं हिंदी नहीं पढ़ पाइएगा। अंग्रेजी जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं क्या वो हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे, आराम से पढ़ पाएंगे। तो कूलम होते क्या होते हैं? कूलम। अब ये हो गया नहीं कूलम, ठीक है, यही हिंदी है नाम इसका। तो ये जो है ये चार्ज या आवेश का एसआई मात्रा क्या है? कूलम। चार्ज या ये एसआई मात्रा कहते हैं। आप लोग को बताया जाएगा आवेश आवेश जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक, आई बराबर क्यू बाई क्यू होता है टी। ठीक, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी, और आई का मात्रा क्या होता है? एम्पियर, और टी का मात्रा क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी इसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड भी किसका मात्रक है? आवेश का। लेकिन एसआई मात्रक इसका क्या होता है? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक पूछा जाए कूलम, लेकिन रेलवे जो है ना, रेलवे ऐसा घुमाता प्रश्न को। ठीक, पूछेगा ऐसा कूलम तो सब रख ले, पूछेगा कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, क्योंकि फार्मूला आता है क्यू बराबर आई टी। पढ़ाएंगे आगे चल करके विद्युत धारा किसे कहते हैं बताएंगे। अभी आवेश से कुछ पति किए हैं। ठीक, और आवेश की प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। कहते नहीं, सब पढ़े आप लोग, नहीं पढ़े बताएंगे अभी, तो आगे सुनिए। तो ये जो है तो ये अभी बात आज रखिएगा, ये जो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। और ये जो है फिर इसका एम्पियर, एम्पियर और क्या सेकेंड, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? हाँ, तो इसे भी लिख देता हूं, एम्पियर लिख देता है, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर गुने सेकेंड, एम्पियर गुने सेकेंड किसका मात्रक? नहीं, आवेश का। एसआई मात्रक की बात करें तो कूलम, एसआई मात्रक की बात करें तो कूलम। ये सुन चुके हैं। अब आगे सुनिए जो आवेश जो होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। और ये बात बता दिए कि जब भी एक अकेला आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दोनों आवेश साथ साथ उत्पन्न होंगे। दोनों आवेश क्या होते हैं? साथ साथ। इस ब्रह्मांड पर जितने आवेश है वे क्या है? संरक्षित है, शून्य माना जाता है। ठीक, और पृथ्वी का विभव देखिएगा, आवेश देखिएगा तो उसे भी विभव कितना होता है? शून्य माना गया। ठीक, तो आगे सुनिएगा आप लोग, आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर ही हम जानते हैं सबसे कम आवेश देखा गया इस ब्रह्मांड में तो किस पर देखा गया है? इलेक्ट्रॉन पर ही। सबसे कम आवेश, सबसे कम आवेश किस पर है? तो इलेक्ट्रॉन पर है। तो -1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होते हैं, क्योंकि मात्र सी लिखा हुआ है। सी कूलम जहां पर लिखा है 10 सी, तो कूलम है 20 सी है। क्या है? कूलम है, यानी 10 सी 20 सी क्या है? आवेश है। 10 सी 20 सी क्या है? आवेश है, यानी 10 कूलम 20 कूलम पढ़ेंगे इसे। ठीक, तो ये क्या होते हैं? आवेश, आवेश का मात्रक है। ठीक, तो इस ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया है कि सबसे न्यूनतम आवेश किस पर है? तो इलेक्ट्रॉन पर है। और ये बात बतलाया आर्यन मिल्कन ने। किसने? आर्यन मिल्कन ने। आर्यन मिल्कन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की खोज किसने किया? कि इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं? 1-1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम होते हैं। और ये ब्रह्मांड में सबसे न्यूनतम आवेश देखा गया तो इलेक्ट्रॉन पर ही है। और अगर कहीं है और इससे कम, तो इस बात की जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं है। ठीक, अभी जो जानकारी मिला है वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? -1.6 गुने 10 पर पावर 9 कूलम, 19 कूलम, 19 बोलिए ना, 19 कूलम। ठीक, ये जान चुके हैं। अब आगे सुनिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम आवेश? पूछता एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? इतना नहीं होते, लेकिन आप पूछा जाएगा यही एक क्वेश्चन। और ये VVI ये जानते हैं बाबू लोग, ये एग्जाम में पूछता है।
कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने गुना आवेश है, इसे हल्के में नहीं लीजिए। और इतना इस चीज की पता किसने लगाया है, आर्यन। नाम इधर उधर हो सकता नहीं, लेकिन यही लग रहा हमको है। ठीक, आप लोग याद कीजिएगा, मिल्कन ही कुछ है, आर्यन मिल्कन ही हो सकता है। ठीक, अब आप लोग देखिएगा जो भी रहे, लेकिन ये जो है मिल्कन है। ठीक, आवेश की बात, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बताने वाला कौन है? नो, आर्यन मिल्कन ने कि कितना होता है। ठीक, इस चीज की जानकारी किसने दिया? आर्यन मिल्कन ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप देखिए ना, एक कूलम की अगर जो बात करें, एक कूलम पर आवेश अगर जो ऐसे देखिए नो, ये जहाँ एक कूलम रखेंगे तो बटा में सब चलाएगा नहीं, एक बटे इन्हें एक इलेक्ट्रॉन, अब बटे कितना? एक इलेक्ट्रॉन बटे -1.6 गुने 10 पर पावर -19, ये होगा नहीं, से बटा में चल जाएगा, 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन नहीं देने, एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं? नोट। तो ये बात पता लगाया नो, इसे भाग दीजिएगा नहीं, इसे क्या करना है? भाग देना। एक ऐसे ऊपर भेजते हैं, एगो को भेजते हैं 10, अगर जो 10 भेजते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा नो, 6 पॉइंट काट छाट के आएगा नो, 6.25 गुने 10 पर पावर ऊपर जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो पूछा जाता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश, ये पूछेगा। अभी पूछेगा एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन, ये दोनों। और ये दोनों भारी कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थी को, समझ रहे हैं? और हमें लगता है कि आप लोग ध्यान से रखिएगा याद। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश बनो, कितने कूलम आवेश? -1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। लेकिन एक कूलम पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 गुने 5 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। निकाल के बता देते हैं, कितना बुतरुक लग रहा है कि हम बताएं कि नहीं, निकाल के बता देते हैं कि ये आखिर कैसे आया है। यह सोच रहे हैं, यह सोच रहे हैं जी, निकाल देते हैं। जी सर भी बोल रहे हैं, क्यों नहीं बताएंगे? देखिए इसे अगर जो ऊपर भेजते हैं, इसे ऊपर भेजिएगा, क्या करिएगा? इसे ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे? ऊपर। तो इसमें पहले इसको ऐसे कर सकते हैं, इसे 10 कर सकते हैं, अब बटे 1.6 गुने 10 पर पावर 10 पर पावर 18 लिख सकते हैं इसे। एगो गया ऊपर नो, एगो चल गया 19 में से, आई इसको उड़ा दिया तो आ गया, ये अब 16 हो गया। आप किसे काटिए? 16 से, इसको 16 से काटिए तो 16 96 को बच गया 4, तो 16 दूना 32 को बच गया 8 बच गया 32, 8 बच गया, सही बच गया। 16 में थी 40 नो 40 हो गया, तो 16 दूना 32, 40 में से 32 घटा 8 बचाने, फिर 8 पर 0, 16 25 80 हो गया। और ये जब प्लस में ऊपर जीते क्यों होता है? नियम है नहीं, ऊपर जीते तो प्लस हो जीतेंगे, ये नीचे माइनस है तो ऊपर जीते प्लस हो जीते नहीं। ये सब आप लोग जानते होंगे कि ए पर घात -m तो ही होता है, ए पर घात ऐसे, या 1 बटे ए पर घात माइनस 8 मार में पड़ेगी नहीं, चाहिए ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, होता नहीं से। तो ये देखिए ना ऊपर गया, तो ये कैसे आ गया? जान गए नहीं? ठीक है, इतना अच्छा बुतरू साफ समझते हैं जितना बोलने जाते हैं, आ कितना कैसे जो कहता है कि नहीं समझ में आता है। हाँ, पहला चैप्टर है, समझ में आ रहा है, सब ये समझ में आते दीदी, स्टार्ट होते हैं नहीं, ये पहला चैप्टर ना है, ये सबसे बीच वाला चैप्टर निकाले हैं, लेकिन ये शुरू किए हैं चैप्टर को, आज शुरू से बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा, समझ रहे नहीं भाई? आज भी चैप्टर स्टार्ट होने दीजिए, सब समझ में आएगा, कानों से बता दे। और आपको लगता है ना मास्टर पागल थोड़ा होता है कि 20 से पढ़ाएगा, अब बच्चा अपने समझ में आएगा, पागल वो समझाते हैं ना। अच्छा, कभी अच्छा आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, कभी हम आप लोग को पागल लगे हैं? मारते होंगे कभी तो पागल लगते होंगे देखने की नहीं, क्या पागल है, मारते रहते हैं। चलो सुनिए आगे, आवेश क्या मिलो? आवेश, आवेश जो सुनिए, आवेश का मात्रा क्या है? कूलम। आवेश का मात्रा अभी क्या समझे आप लोग? कूलम। गलत सलत लिखा रहा है जी, कूलम जे भी रहे, कूलम आवेश का मात्रा। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन पर आर्यन मिल्कन ने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुने
10 पर पावर -19 कूलम। और यही पूछा गया कि एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। माइनस में नहीं, तो ये दो बात आप लोग को याद रहेगा नहीं, याद रहेगा, बोलिए याद रहेगा नहीं जी, देखिए तो आवेश क्या है, शांत सुनिए, आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और आवेश, न्यूनतम आवेश किस पर पाए जाते हैं पूछा जाता है। इस ब्रह्मांड में न्यूनतम आवेश कहां देखने को मिलता है, नो इलेक्ट्रॉन पर। न्यूनतम आवेश कहां पर देखने को मिलता है, हाँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को भी बात जिक्र किया नो कि जब बिजली कड़कती है ने और उसमें नो लाखों करोड़ों, एक बार लाखों कूलम आवेश उत्पन्न होते हैं एक साथ बिजली के कड़कने से, समझ रहे नो। बादलों में जो बिजली कड़कते हैं उसमें भी आवेश के बारे में पता किसने लगाया नो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये जानते क्या कर रहे थे, बारिश हो रहा था, समझ रहे और दिखा रहे थे, शांत सुनिए ने, इसमें क्या है, हवा चल रहा था, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, वो पतंग उड़ा रहे थे, ठीक। अब पतंग उड़ा रहे थे, उसमें वो धातु का टुकड़ा बांध दिया था पतंग के साथ छोटा सा, और उसमें पता चला बाद में देखा कि उस पर धातु के टुकड़े में आवेश उत्पन्न होने लगे, ऐसे करके पता लगाया था, ठीक। तो ये सारे चीज है। तो पहला नंबर ये जान चुके हैं, ये बातें भी याद रहेगा। अब आगे आगे सुनते हैं ना, आवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की, सुनिए, नेचर ऑफ चार्ज। आवेश की प्रकृति, आवेश की आवेश की प्रकृति को समझना, ध्यान से सुनिए। आवेश की प्रकृति क्या कि आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। तो बोला जाता है कि यदि समान आवेश एक साथ रहे, समान आवेश के बीच क्या होंगे, प्रतिकर्षण होता है। यही प्रकृति इसका नेचर है, प्रतिकर्षण। समान आवेशों के बीच क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं, रिपेल होते हैं। क्या होते हैं, इसका अंग्रेजी रिपेल होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक। और वो समान आवेशों के बीच, जैसे समान आवेश प्लस प्लस है और ये भी प्लस प्लस है, या माइनस माइनस है और दोनों पर माइनस माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को सताएंगे ना, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे, ठीक। और दूर भागेंगे तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दूर हटना में क्या होता है, प्रतिकर्षण होना। समझ बात को। और अगर सुनिए, असमान आवेश के बीच, असमान आवेश, वो समान आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण। वो समान आवेश के बीच क्या होते हैं, उत्पन्न, आकर्षण। वो समान आवेश के बीच क्या उत्पन्न होते हैं, आकर्षण, ठीक। आकर्षण जैसे एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, और एगो माइनस में है और एगो प्लस में है, तो इन दोनों के बीच क्या होंगे, आकर्षण उत्पन्न होंगे, क्या होंगे, उत्पन्न। यही नो क्या है, इसका नेचर है आवेश का, कि समान आवेश रहेगा तो झगड़ा करेगा, और वो समान आवेश रहेगा तो मिल जाएगा, यानी एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिकर्षित, वो समान में आकर्षित करेंगे, ठीक। और समान रहेंगे तो प्रतिकर्षित। तो नेचर समझ चुके हैं, बोलिए नु, ये समझ चुके हैं। अब आगे सुनिए नु, ये दो, जब वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होते हैं, साथ सुनिए, जब वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होते हैं तो उस पर बल लगता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस चीज के बारे में जानेंगे नो कि जब वस्तु पर आवेश उत्पन्न होते हैं तो उस पर कितना आकर्षण बल लगता है और कितना प्रतिकर्षण बल लगता है। इस चीज की जानकारी कौन देता है नो, तो कूलम के नियम देता है। कौन देता है इस बात की जानकारी, जब आवेश उत्पन्न होते हैं किसी वस्तु पर तो उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो कितने आकर्षण बल लग रहा है, कितने प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसे किस नियम से ज्ञात किया जाता है, तो कूलम के नियम से ज्ञात किया जाता है। किसके नियम से, कूलम के नियम, लॉ ऑफ कूलम, लॉ ऑफ कूलम। और आकर्षण या प्रतिकर्षण दो आवेशों के बीच में होंगे। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितने आवेशों के बीच होंगे, दो आवेशों के बीच। अगर समान आवेश रहता तो प्रतिकर्षण बल, और वो समान आवेश रहता तो आकर्षण बल। क्या सुन चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग भी क्या बताएं, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ।
आप पसीना बहेगा नहीं। कूलम्स लॉ, ठीक सुनिए नो, कूलम्स लॉ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कूलम्स लॉ, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगने के लिए दो आवेश होना चाहिए। कितने आवेश? इस बात को आप समझ चुके हैं बढ़िया से। आकर्षण बल लगे और प्रतिकर्षण बल लगने के लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं। दोनों आवेश कौन कौन? ऋण आवेश और धन आवेश। मान लिया जाए एक आवेश है N, ठीक, Q1 एक आवेश है और एक आवेश है Q2। एक आवेश क्या है? Q2। एक आवेश क्या है? Q1 और एक आवेश क्या है? Q2। और इस पर प्लस है कि माइनस है तो दिखा देंगे, तो बोलिएगा एगो पर प्लस रहेगा, एगो पर माइनस, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और एक पर माइनस प्लस रहेगा, इस पर भी प्लस रहेगा तो हाँ, यानी पहले जो बोले हैं कि एगो पर प्लस इस पर है और इस पर माइनस है तो आकर्षण बल लगेगा ना। अच्छा, लेकिन अब इस पर भी प्लस है और इस पर भी प्लस है तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक। तो देखिए ये जो है नहीं, और इसके बीच की दूरी मान लिया जाए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी कैपिटल R मान लीजिए या स्मॉल r भी मान सकते हैं, ठीक। समझ रहे नहीं? तो पहला कूलम्स लॉ का कहता है कि इस पर दोनों आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होते हैं दोनों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। Q1 गुणे Q2 के क्या होते हैं? ये समानुपाती होते हैं। पहला नियम बताया। जितना अधिक चार्ज दोनों पर होगा, जितना आवेश दोनों पर होगा उतना अधिक बल लगेगा। समझ रहे बात को? अगर जो इस पर ज्यादा आवेश है और इस पर भी ज्यादा आवेश है और ज्यादा अधिक आवेश होगा, दोनों गुना होगा, तो आकर्षण बल क्या होगा या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? अधिक होगा। और इसमें उन्होंने जो है एक बात और बतलाया है कि फोकस नहीं बोलिएगा इसे, अभी पढ़ाने नहीं तो उसमें फोकस आ जा रहा है। ये फोर्स होता है, फोर्स को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये फोर्स जो बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होते हैं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग मतलब स्क्वायर नहीं, वर्ग मतलब स्क्वायर। ये बात बतलाता है कूलम्स लॉ के अनुसार नहीं, फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, ठीक। फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम। और इसमें क्या कहा गया है इससे समझिएगा। इससे क्या पता चलता है कि जितना अधिक दूरी होगा ना दोनों आवेशों के बीच उतना कम व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या था ना? उल्टा। समझ रहे हैं? अगर जो दूरी दोनों आवेशों के बीच कम रहेगा तो बल अधिक लगेगा। दूरी कम तो बल अधिक, दूरी कम तो बल अधिक। उल्टा बोला, कम क्यों? उल्टा क्या होता है? अधिक। अधिक के उल्टा क्या होता है? कम। अगर जो दूरी अधिक होगा तो बल क्या होगा? कम लगेगा। बल क्या होगा? कम लगेगा। बात सुन रहे नहीं? तो ये दो नियम मिला करके कूलम बताया जो है ना कि F जो होते हैं ये Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। और इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है K का, जिसे हम समानुपाती नियतांक कहते हैं, ठीक। Q1 गुने Q2 बटे R। तो इस नियम से क्या किया जाता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात किया जाता है। इससे EF क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। और यह नियम किसने दिया है? कूलम ने। ये नियम किसने दिया है? कूलम ने। इसलिए इसे कूलम्स लॉ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ कहते हैं, ठीक। और एक चीज सुनिए, ब्रह्मांड में यानी शांति सुनिए। और ये के जो है ये नेचर पर निर्भर करता है, माध्यम के नेचर पर, प्रकृति पर। समझ रहे नहीं? पानी में दो आवेश रहेगा, वो हवा में रहेगा। समझ रहे नहीं? तो पानी वाला में कम लगेगा और हवा वाला में क्या लगेगा? ज्यादा होगा। समझ रहे नहीं? और यदि माध्यम जो है शांति सुनिए, माध्यम के किस पर निर्भर करता है? के किस पर? माध्यम की प्रकृति पर। पानी हवा निर्वात भी होता है, ठीक। यदि शांति सुनिए एक चीज इसका माप भी क्या ज्ञान कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल जो लगते हैं, अगर जो दो आवेश निर्वात में स्थित है, दो आवेश कहाँ स्थित है? निर्वात में स्थित है, और दोनों के बीच 1 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? 1 मीटर की दूरी है। तो इस पर लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। 9 × 10⁻⁹
9 न्यूटन होता है। निर्वात की बात याद रखिएगा, निर्वात में जब ये है दोनों के बीच की दूरी कितना रहता है, 1 मीटर है, तो उस पर लगने वाले दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लगता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन आ जाएगा इतना। तो आप लोग को ये भी बता चुके हैं कि आवेश क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की नेचर बता चुके हैं, प्रकृति बता चुके हैं, और आवेश जो है प्रतिकर्षण आकर्षण बल और प्रतिकर्षण जो बल लगाते हैं उसे किस नियम से ज्ञात किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आवेश में आवेश जो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल लगाते हैं इस बल को किस नियम से ज्ञात किया जाता है, तो कूलम के नियम से। कूलम के नियम क्या है, ये कहा कि दो आवेश के बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है दोनों के योग दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं। जो बल लगता है दोनों के आवेशों के गुणनफल के योग के गुणनफल के बराबर होते हैं या समानुपाती होते हैं, ठीक। और ये इसके दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और मिलाया तो ये फार्मूला निकला। और ये सब आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। कूलम्स लॉ पढ़े नहीं, तो कूलम्स लॉ किस लिए जाना जाता है, तो दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को निकालने के लिए ये नियम दिया गया है कूलम के द्वारा। समझ रहे बात को। तो कूलम लॉ का प्रयोग किस लिए होता है जान चुके हैं, सुन चुके हैं, बोलिए। और अगर जो अच्छा, तो ये चीजें देखिए जितना बता रहे हैं कुछ छूट गया होगा तो उसे भी पढ़ लीजिएगा, कुछ छोटा टॉपिक छूट भी गया होगा तो उसे क्या कीजिए आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और हम भी देखेंगे जो छूट गया फिर बताएंगे अगले क्लास में। सुन रहे नहीं, टाइम देखिए तो 3:25 में। अच्छा सुनिए ना, इलेक्ट्रिसिटी को इसको थोड़ा और समझाने दीजिए अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोई चीज नहीं मैथ की बात। अब देखिए ना, सुनिएगा कूलम्स लॉ देखिए ना, आप लोग जानते होंगे कूलम्स लॉ कब लागू होते हैं। सुनिएगा, कूलम्स लॉ कितने दूरी पर दो आवेशों के रखेंगे तब कूलम नियम लागू होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कब लागू होते हैं, समझ रहे बात को। तो कूलम्स लॉ लागू होने के नियम है इतना मीटर की दूरी होना चाहिए दोनों के बीच में, दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻14 प्लस में ना माइनस में। अगर जो इतना से अधिक पर कम पर ना है, इतना से अधिक पर अगर जो इससे कम जाएगा दूरी दो आवेशों के बीच, इससे दूरी कम जाएगा तो फिर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण जो है कूलम्स लॉ उस पर फिर लागू नहीं होगा। जैसे देखिए ये जो है नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक में आप लोग को पता है कि जितने भी प्रोटॉन है बहुत सारे प्रोटॉन है ना, पता आप लोग को। और सभी प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये क्या होगा, परमाणु ब्लास्ट कर जाएगा कि नहीं, अगर जो इस पर नियम लागू हो जाएगा तो ये प्रतिकर्षित करेगा तो नाभिक उड़ जाएगा, और नाभिक उड़ जाएगा तो परमाणु बचेगा नहीं बचेगा। और इसलिए यहाँ पर कूलम लॉ क्यों नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि इसमें जानते हैं ये दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी जानते क्या है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी है 10⁻⁻15 मीटर है, यानी इससे कम है इस स्थिति में क्या होता है, ये द्वितीय प्रतिकर्षित ना करके क्या कर लेते हैं, समझ रहे हो नहीं, एकदम बढ़िया खाता मिलजुल करके रहो, ठीक। क्योंकि ये कूलम्स लॉ कहाँ लागू होता है, जब दो आवेशों की बीच की दूरी 10⁻⁻14 से अधिक हो, से अधिक। लेकिन नाभिक जो है परमाणु जिसे आप लोग देखे होंगे, ये परमाणु है ऐसे रहता है ना, ये नाभिक है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और कई प्रोटॉन है बाकी इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। और इसमें प्रोटॉन क्यों नहीं प्रतिकर्षित करता है दूसरे के, क्योंकि इसकी दूरी जो है 10⁻⁻15 मीटर है, ऐसे करके बीच की दूरी इतना है, प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना इतना है, जो कि क्या है कूलम्स लॉ के अपवाद के अनुसार चल रहा है। कूलम्स लॉ किस पर लागू होता है, 10⁻⁻14 से अधिक पर। अधिक कैसे रहते हैं, 10⁻13, 12, 15, 16 ऐसे रहते था बीच की दूरी, लेकिन ये 15 है क्या है 15। तो यहाँ क्या नाभिक में प्रोटॉन संरक्षित है, ये आप लोग पढ़े हैं प्रकृति का ही कि समान आवेश प्रोटॉन एक के नाभिक में कई प्रोटॉन है। अगर ये मान लिया सोडियम परमाणु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन सभी बाह्यतम कक्षा में 11 पर इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर 11 को प्रोटॉन है, 11 को प्रोटॉन इसमें नाभिक में,
अब प्रोटॉन आप लोग जानते हैं सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण के भी परमाणु या परमाणु के भी सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो कि परमाणु नहीं दिखाई देता, क्या ये सब दिखाई देगा? इतना छोटे है कि ठीक। तो ये जो है क्या होगा, अगर जो ऐसा होता, कूलम्स लॉ लागू हो जाता इस पर परमाणु के नाभिक में, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है सब ब्लास्ट कर जाता है। जितने भी ब्रह्मांड में पदार्थ है वे सब क्या कर जाएंगे? ब्लास्ट कर जाएंगे, क्योंकि इस स्थिति में ये लागू नहीं होता। कितना पर लागू होता है? 10⁻⁻14 से अधिक रहता है दो आवेशों के बीच की दूरी तक। ठीक, बात सुन लिया नहीं? हाँ।